हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें कि टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दोनों ही शामिल हैं, उसके चुनिंदा दमदार स्टॉक्स की डिस्कशन करेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इन दोनों सीरीज की सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। उन्हीं वीडियोस में हमने इन सारे स्टॉक मार्केट सेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर की डिटेल डिस्कशन की हुई है। चैनल पे इन दोनों ही प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आज की वीडियो में हम ऑटो सेक्टर के स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को जानेंगे, उनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखेंगे और वीडियो की समरी में इसकी भी डिस्कशन करेंगे कि आप इन स्टॉक्स में कितनी पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री का हमारा पहला दमदार स्टॉक है इंडिया की दिग्गज फोर व्हीलर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं विजिट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, तो आप अगर गौर करें तो आपके आसपास की आधी से ज्यादा गाड़ियां मारुति सुजुकी की आपको मिलेंगी। और वो इसलिए मिलेंगी क्योंकि फोर व्हीलर सेगमेंट में इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है मारुति। इसकी मार्केट शेयर इंडिया के फोर व्हीलर पैसेंजर कार बिजनेस में 55% के आसपास है, 50% से ज्यादा है। तो लाजमी है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आधी से ज्यादा गाड़ियां आपको मारुति सुजुकी की मिलेंगी। तो आपको इससे अंदाजा मिल सकता है कि कितनी बड़ी पकड़ है, कितनी बड़ी ग्रास्प है इंडिया के मार्केट में मारुति सुजुकी की। और जब आप इसके फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे, इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, तो आपको समझ में आया कि कितनी धाकड़ कंपनी है, कितनी हाई पोटेंशियल वाली कंपनी है। मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री स्टॉक है, इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। तो ये इस कंपनी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है इंडियन मार्केट में। और इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो इतनी लंबी है, इतनी शानदार है, हर कैटेगरी में अफोर्डेबल से लेके मिड टीयर कैटेगरी तक भी इसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स कितनी वाइड रेंज में मिलते हैं। हाई एंड प्रोडक्ट्स भी हैं और लो एंड अफोर्डेबल कैटेगरी, मिड टीयर कैटेगरी में भी इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और केवल पैसेंजर व्हीकल्स में नहीं, यहाँ तक कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है मारुति सुजुकी की। इसकी अगर हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट की बात करें तो करीबन 16 सालों में इस स्टॉक ने आपको करीबन 3000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने करीबन 650% के और निफ्टी ने करीबन 750% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी को और सेक्टर को कितनी हैंडसमली बीट किया है मारुति सुजुकी के स्टॉक में। हालांकि आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों में कितनी स्लगिशनेस रही है इसकी स्टॉक प्राइस में। आपको पता है कि इंडिया में जो इकोनॉमी में स्लगिशनेस है और साथ ही साथ BS4 से BS6 की जो ट्रांजिशन थी, उसका जो ओवरहैंग बना हुआ था, उसके कारण एक स्लगिशनेस आई हुई थी पूरी ऑटो सेक्टर में। लेकिन उसकी रिवाइवल दिख रही है। पिछले जो 1-2 महीनों के नंबर्स आए हैं उसमें कुछ पोटेंशियल दिख रहा है कि अब फिर से ऑटो में रिवाइवल आ रही है। तो आपको ऑटो सेक्टर में ऐसे स्टॉक्स के साथ स्टिक करना है जिनकी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, जो लो डेट कंपनीज हैं या फिर टोटली डेट फ्री कंपनीज हैं, जिनकी मार्केट शेयर इतनी तगड़ी है। तो इन सारे कैटेगरीज, इन सारे फैक्टर्स को आप जब वे करते हैं तो मारुति सुजुकी आपकी इन्वेस्टमेंट पिक्चर में जरूर फिट होता है। अगर 16 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 30.6 लाख। तो 16 सालों में इसने आपके कैपिटल को अप्रिशिएट किया है मोर देन 30 टाइम्स, which is a very handsome return despite the sluggishness we have seen in the last 2-3 years. हमारा दूसरा ऑटो स्टॉक है टू व्हीलर कैटेगरी का मार्केट लीडर हीरो मोटोकॉर्प। तो आप इस पाई चार्ट में देख सकेंगे कि टू व्हीलर कैटेगरी में इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट शेयर हीरो मोटोकॉर्प की है, करीबन 40% के आसपास। और उसके बाद फिर दूसरे प्लेयर्स आते हैं, होंडा, बजाज, TVS वगैरह। तो जब 40% की किसी इंडस्ट्री में मार्केट शेयर हो और इतनी धाकड़ कंपनी हो, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो हीरो मोटर्स जैसी, तो आपको उसको इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर कंसिडर करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज में हैं, यहाँ तक कि स्टार्टिंग फ्रॉम 125cc से या 225cc तक भी इसकी ऑफरिंग है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट लाइन काफी वाइड है, काफी एक ब्रॉड ऑडियंस को केटर करने वाली है। जैसे मैंने कहा, आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 125cc से और ऑल द वे टू 225cc तक इसके प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस को केटर करने की कोशिश करती है हीरो मोटोकॉर्प और एक बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है।
इसकी अगर हिस्टोरिक प्राइस रिटर्न की बात करें तो 13 सालों में इस स्टॉक ने करीबन आपको 300% के 284% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने 240% और निफ्टी ने करीबन 187% के रिटर्न्स दिए हैं। तो सेक्टर और निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जब यहाँ पे पर्सनल मोबिलिटी की बात हो रही है और साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा पोर्शन ना हो, सबसे बड़ी एलोकेशन आपकी ना हो, लेकिन अगर आप टू व्हीलर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प इज अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। उसी तरह एक और दिग्गज प्लेयर है टू व्हीलर सेगमेंट में, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर। इसकी जो ऑफरिंग्स है, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, वो मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में, थ्री व्हीलर गुड्स कैरियर्स और थ्री व्हीलर पैसेंजर कैरियर्स, तो बहुत सारी कैटेगरीज को ये केटर करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। आपने रिसेंट न्यूज सुनी होगी कि बजाज ने अपनी जो स्कूटी लाइनअप है उसको रिवैम्प करने की पूरी कोशिश की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी जो स्कूटी है उसके पूरे रीमॉडल करके रीमार्केट करने की कोशिश की है। साथ ही साथ रिसेंट न्यूज ये भी है कि ट्रायम्फ मोटर्स, जो कि हेवी ड्यूटी हाई एंड मोटरसाइकिल्स बनाती है, उसने टाई अप किया है बजाज के साथ और दोनों मिलके गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं, मोटरसाइकिल्स लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बजाज के लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी अगर हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट की बात करें तो इस स्टॉक ने करीबन 12 सालों में आपको 873% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने 261% और निफ्टी ने करीबन 105% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने सेक्टर और निफ्टी दोनों को ही बहुत ही हैंडसमली बीट किया है। अगर आपने 12 साल पहले इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में उसकी अप्रिसिएशन होकर वैल्यू हो गई होती करीबन 9.7 लाख, विच इज अ हैंडसम रिटर्न। हमारा आज का आखिरी स्टॉक है टू व्हीलर सेगमेंट में ही एक बहुत ही नीश मार्केट को केटर करने वाला स्टॉक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक, आयशर मोटर्स। आप जब हाई एंड टू व्हीलर्स की बात करते हैं इंडिया में तो हम बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की, बुलेट की, जिसको पंजाब में बुल्ट भी बोलते हैं। तो बुल्ट गाड़ी कौन बनाती है? आयशर मोटर्स। और केवल टू व्हीलर्स ही नहीं, वॉल्वो के साथ इसने टाई अप किया हुआ है और वॉल्वो की जितनी गाड़ियां इंडिया में बनती हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल से लेके हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स वगैरह, वो सारे आयशर मोटर्स बनाती है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आयशर मोटर्स एक बहुत ही नीश ऑडियंस को केटर करती है और बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस है इसकी। इसके प्रोडक्ट जो है उसकी एक बहुत अच्छी ब्रांड रिकॉल है, एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। लोग एस्पायर करते हैं कि रॉयल एनफील्ड उनके पास हो, वो बाइक को चलाएं, तो एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट के तौर पे इसके प्रोडक्ट्स को देखा जा सकता है। और एक रिसेंट न्यूज जिसका आपको पता होगा, इंडिया से हार्ली डेविडसन ने एग्जिट ले लिया है, तो ये एक और पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप करता है आयशर मोटर्स के लिए। वैसे तो देखिए, अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो हार्ली डेविडसन और रॉयल एनफील्ड में 1-to-1 कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हार्ली डेविडसन एक और भी ज्यादा हाई एंड मोटरसाइकिल होती है, उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो और भी हाई एंड होते हैं और वो और भी हायर सीसी रेंज में आते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक सेंटिमेंटल तौर पे देखा जाए, अगर हार्ली डेविडसन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी और आपको एक हाई एंड बाइक चाहिए और आपको कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करनी है इंपोर्ट पे, तो जब तक हार्ली डेविडसन इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही थी तब तक तो आप हार्ली डेविडसन विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी, विदाउट एनी एक्साइज ड्यूटी खरीद सकते थे। लेकिन अब जब हार्ली डेविडसन इंडिया से निकलने वाली है, एग्जिट करने वाली है, तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, उतनी उसकी जो बाइक्स होंगी, वो इंडिया में जब इंपोर्ट करी जाएंगी तो उस पर आपको कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट और थोड़ी बढ़ जाएगी। तो फॉर दोज कस्टमर्स हु आर ऑन द फेंस, हु आर अनडिसाइडेड बिटवीन बाइंग आइदर रॉयल एनफील्ड प्रोडक्ट्स और हार्ली डेविडसन प्रोडक्ट्स, they can decide to go for Royal Enfield, which is why we have seen कि उस न्यूज के बाद से आयशर मोटर्स के स्टॉक में थोड़ी राइज आई है, थोड़ी एक अप मूव आई है, क्योंकि एक सेंटिमेंटल मूव, एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव मूव मिला है। आयशर मोटर्स की अगर हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट की बात करें तो इस स्टॉक ने करीबन 12 सालों में आपको 10,000%, ऑलमोस्ट 11,000% का रिटर्न दिया है, जबकि सेक्टर ने करीबन 443% के और निफ्टी ने करीबन 233% के। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मतलब सेक्टर को और निफ्टी को फार एंड हैंडसम बीट किया है, फार एंड हैंडसम आउट परफॉर्म किया है डिस्पाइट द स्लगिशनेस इन द लास्ट 2-3 इयर्स। आप देख सकते हैं कि 2017 के मिड से 2018 के स्टार्ट के आसपास से इस स्टॉक में कितनी गिरावट रही है। उस गिरावट के बावजूद इसने आपको 12 सालों में आपको इतने शानदार, इतने अनसीन रिटर्न्स दिए, इतने अनहर्ड ऑफ रिटर्न्स दिए। ऐसे रिटर्न शायद ही आपको कहीं किसी स्टॉक में दिखे। आप पूरी चेक कर लो प्रोफाइल सारे स्टॉक्स की, शायद ही किसी स्टॉक ने ऐसे शानदार रिटर्न दिए होंगे। 12 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू हो जाती करीबन 1.1 करोड़। जो ये एब्सोल्यूट रिटर्न आपको 10,000% का दिख रहा है, उसके बेसिस पे आपकी
जो कैपिटल अप्रिशिएट होती वो करीबन 100 टाइम्स हो जाती और उसकी वैल्यू होती करीबन 1.1 करोड़। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा कहने की जरूरत है कि कैसा साउंड फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है। और केवल शॉर्ट टाइम पीरियड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमने जो यहाँ पे स्टॉक प्राइस एनालिसिस की है वो करीबन 11-12 सालों की है। तो इतने लॉन्ग पीरियड के ऊपर इतनी अच्छी रिटर्न्स दिखाई है। इस कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट लाइंस हैं इतनी अच्छी हैं, इतनी साउंड है, इसकी जो एक ब्रांड रिकॉल है, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप जब देखते हैं तो आयशर मोटर्स में मुझे लगता है कि अगर टू व्हीलर कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है, इंडिया की टू व्हीलर ऑटो कैटेगरी में, तो आयशर मोटर्स इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। तो मेरे ओवरऑल थॉट्स अबाउट द ऑटो सेक्टर ये हैं कि आप लो डेट रेजिलियंट बिजनेसेस पे फोकस करें और वैसे बिजनेसेस में जिनके पास मोट हो। अब मोट क्या हो सकता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम नीश हैं, बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही उनकी जो ब्रांड रिकॉल है वो इतनी तगड़ी है कि लोग दूसरे प्रोडक्ट्स को देखेंगे नहीं। अब जैसे कि आयशर मोटर्स की हमने बात करी, तो आयशर मोटर्स की जो ब्रांड रिकॉल है, अब जो बंदा बुलेट ही लेना चाहता है, रॉयल एनफील्ड को ही लेना चाहता है, वो हीरो मोटर्स की गाड़ियां नहीं लेगा, या फिर यहां तक कि बजाज की भी अच्छी अगर बाइक्स होंगी तो वो नहीं लेगा, क्योंकि एक ब्रांड इमेज की बात होती है। जब आप रॉयल एनफील्ड चढ़ते हो तो एक अलग बात होती है। तो इसलिए आयशर मोटर्स के पास एक ब्रांड रिकॉल का मोट है। उसी तरह जब हम हीरो मोटर्स की बात करते हैं तो हीरो मोटर्स के पास मार्केट शेयर का मोट है। जितना मार्केट शेयर हीरो मोटर्स का है उतना आयशर मोटर्स का नहीं है, या फिर उतना बजाज का भी नहीं है। तो आप इन सारे फैक्टर्स को देख के ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें जिनके पास एक ह्यूज मोट हो, लो डेट हो, या फिर वर्चुअली डेट फ्री कंपनीज हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज हो। जैसा कि हमने उस वीडियो में, जिस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट के सारे सेक्टर्स को एनालाइज किया था, उसमें हमने बात करी थी कि जो साइक्लिकल सेक्टर्स हैं उनसे आप दूर रहें। साइक्लिकल सेक्टर्स और स्टॉक से मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। उसमें आप थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा फन चाहिए या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं। बट as far as long term investing goes, you should stay far from those cyclical sectors, क्योंकि वो सारी जो डिसीजंस है वो आप म्यूचुअल फंड्स पे छोड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अगर लगेगा कि किसी सेक्टर में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं फॉर द कमिंग 3-4-5 years, तो दे विल ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट इन दोज सेक्टर्स, इन दोज स्टॉक्स। तो आपको वो चिंता और वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट की साइकिल टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आप म्यूचुअल फंड्स पे छोड़ सकते हो। यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू शुड स्टिक टू evergreen resilient sectors with stable growth outlook for long term investing purpose। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मेरा मानना है कि आपको ऑटो सेक्टर में 15 to 18% ऑफ योर टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो से ज्यादा एलोकेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने उसी वीडियो में बात की थी, जब हमने सारे सेक्टर्स को देखा था तो देखा था कि ऑटो सेक्टर की जो बिहेवियर होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो थोड़े क्वाज़ाई साइक्लिकल जैसे होते हैं। यानी कि वो एवरग्रीन जैसे भी नहीं होते बट पूरी तरह साइक्लिकल भी नहीं होते, वो समवेयर इन बिटवीन होते हैं उसकी जो बिहेवियर होती है। तो इसलिए जितना मैं आपको एलोकेशन लेने के लिए बोलता हूं बीएफएसआई सेक्टर में या फिर एफएमसीजी जैसे रेजिलिएंट सेक्टर में, उतना एलोकेशन मेरी राय रहती है कि आप ऑटो सेक्टर में ना लें, उससे थोड़ा कम एलोकेशन लें। और इसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। एज एन इंडेक्स, एज अ होल सेक्टर आप इन्वेस्ट ना करें, आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें ऑटो सेक्टर में। और अगर किसी एक स्टॉक में आपकी हाई कन्विक्शन है तो आप उसमें 7 to 10% एलोकेशन रख सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क हो सकता है। एक तो ऑटो इंडस्ट्री थोड़ी इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है, अगर इकोनॉमी अच्छा करती है तो ऑटो इंडस्ट्री भी अच्छा करती है, अगर इकोनॉमी में स्लगिशनेस रहती है तो ऑटो इंडस्ट्री में भी स्लगिशनेस रहती है। इसलिए आप इस सेक्टर को में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें और किसी खास स्टॉक में 7 to 10% से ज्यादा एलोकेशन ना लें। यही आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी बीएफएसआई सेक्टर की और एफएमसीजी सेक्टर की, तो ये एलोकेशन मैंने ज्यादा रखी थी। उसमें हमने बात करी थी कि उस सेक्टर में आप 20 to 25% एलोकेशन रख सकते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपकी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन है या हाई कन्विक्शन है किसी स्टॉक में, तो आप उसमें 10 to 12% भी एलोकेशन रख सकते हैं। बट वो एलोकेशन यहाँ पे 7 to 10% हमने रखी है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसा हमने पहले की भी 2-3 वीडियोज में जो स्टॉक मार्केट एनालिसिस की वीडियोस हमने क्रिएट की हैं, स्टॉक मार्केट सेक्टर एनालिसिस की, उसमें बात करी है कि जो आप जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा उसके प्रोडक्ट्स को जानें समझें, आप जानने की कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट्स की कितनी रिकॉल है,
कितनी डिमांड है, कितनी मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर, क्या उसके प्रोडक्ट्स को जाना समझा जाता है इंडिया में, क्या उसके प्रोडक्ट्स को इंडिया में पसंद किया जाता है, क्या आप उसके प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी आपको क्या दिख रही है। तो इन सारी चीजों का रिसर्च आप जब करोगे, उसके बारे में न्यूज पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे, उसके एनुअल रिपोर्ट्स को देखोगे, तो आपको और एक कन्विक्शन डेवलप होगी, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन डेवलप होगी, और ये आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत समय पे काम आएगी और बहुत सारे तरीकों से काम आएगी। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी तो आप स्टॉक से निकल नहीं जाओगे अनलेस द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी चेंज ड्रास्टिकली। तो आप स्टॉक्स के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टिक कर सकते हो, और आपकी वेल्थ क्रिएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन रह सकती है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी थॉट्स और क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ऑटो सेक्टर आप कमेंट्स में डालें। आप ये भी मुझे बताएं कि और कौन से स्टॉक्स हैं और कौन सी कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं जो आपको पसंद आते हैं, उसकी डिटेल एनालिसिस आप अगर देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, ताकि हम एक टू वे डिस्कशन कर पाए, एक दूसरे को एजुकेट कर पाए, मैं आपसे सीख सकूं, आप हमारी डिस्कशन से सीख सकें, और एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हम यहाँ पे कर सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।